सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। पीडीएम का जलसा, और आपने देखा कि मुल्तान के घंटा घर चौक में कई घंटे ये जलसा जारी रहा। तकरीरें हुई, बड़ी भरपूर तकरीरें हुई। अब इस जलसे के बाद क्या होगा आगे, इससे कितना फ़र्क पड़ा है हुकूमत को, पीडीएम को? क्या पीडीएम से मजबूत हुई? लाहौर जलसे का क्या बनेगा? और इसमें जिस तरह से कहा गया कि अब ये हुकूमत जा रही है, बाकी ऐसा होने वाला है, इस सब पर बात करेंगे। असद करल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। करल साहब, जब ये देख रहा था सारी तकरीर, फजलुर रहमान साहब की तकरीर से अगर हम शुरू करें तो उन्होंने तो ये बात कही कि जनाब गरीबों के लिए अब कुछ। तो दिलचस्प बात यह है कि कंटेनर पर जितने लोग खड़े थे उनमें से मुझे नहीं समझ आई कि एवन फील्ड के महल्लात में रहने वालों के साथ मिलकर उन्होंने गरीबों के लिए कुछ करना है, उन्होंने दुबई में इसके अलावा सरे महल बनाने वालों के साथ मिलकर गरीबों के लिए कुछ करना है। किस तरह से गरीबों के लिए कुछ होगा? कोई लाहेमल उन्होंने दिया नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने कहा जी वो मजबूत, हम कमज़ोर, पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट ये स्टेज पर आकर जलसों से और कंटेनर पर मजबूत होनी है, या इनके जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन्होंने मजबूत करना है? अच्छा, अब यही हम अगर 2014 में चले जाएं तो यही मौलाना फजलुर रहमान साहब, यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग पार्लियामेंट के अंदर ये कहती थी कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ। पार्लियामेंट मजबूत तब होगी जब आप पार्लियामेंट के अंदर आके बात करेंगे। पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज करना है, जो धरने की बात है, जो प्रोटेस्ट हैं, जो रैलियां हैं, एहतजाज हैं, उससे पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। लेकिन अब अगर ये कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, रैलियां, धरने, जलसे, तो इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी। अब इस बात की मंतक की लॉजिक की मुझे समझ नहीं आ रही। मामला ये है उसामा साहब, आज का ये जो शो है, ज़ाहिर बात है 11 जमातें थी, पूरा उन्होंने एफर्ट की, हुकूमत ने भी पकड़ धकड़ भी की, गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी मारे गए, ब्लॉक की गई, सड़कें ब्लॉक की गई, जो प्रेमिसेस है उसको ब्लॉक किया गया। उसके बाद आज अचानक से जनाब हुकूमत ने कहा कि हम हर चीज़ जो है खोल रहे हैं, रुकावटें हटाई गई, और वो जो एक बंद जगह पे होना था उसकी जगह पे एक खुली जगह पे, जहाँ पे उनको जगह मिली, वहाँ पे उन्होंने जलसा कर लिया। अब मामला ये है कि हुकूमत की जो रिट है, ठीक है कि हक है हर जमात का जमहूरी सिस्टम के अंदर एहतजाज करने का, लेकिन अब मामला थोड़ा सा इसमें एक कोरोना का इशू है कि कोरोना चूँकि इस वजह से फैल सकता है, और मुल्तान में हुकूमत ने यही जवाब बनाया कि चूँकि ज़्यादा केसेस हैं, तो इसलिए आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमने ये इकदाम उठाया। लेकिन वो इकदाम जो है, दोपहर में क्या कोरोना ने कहा कि मैं अब आप इनको इजाज़त दे दें, अब मैं नहीं फैलूँगा। मुझे ये बताया ना कि पहले आप करते रहे, और फिर जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं ये ख़तरनाक बात है। मौलाना साहब ने कल जो बात की, जाहिर बात है वो तो अतराएंगे इस चीज़ पे, और ये रियासत की नाकामी है, फेलियर है। उन्होंने कहा था कल के डंडे का मुकाबला डंडे से होगा, और हम अपने कारकुनों को अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपको रोके तो आप रुकावटों को तोड़ दें, डंडा मारे तो उसको डंडा मारे। ठीक, तो अब मुझे ये बताएं कि रियासत कहाँ है? ये सारा जो मामला हो रहा है, या फिर आवाम को कोरोना के रहमो करम पर आप छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो फिर पहले दिन ही आप सरेंडर कर लें। इसका मतलब तो यह है कोई भी आपको इस तरीके से धमकी लगाएगा तो रियासत जो है वो लेट जाएगी उसके ऊपर आगे। आज तो हमने यही देखा। इसमें मुझे बताया कि आज क्या SOPs फॉलो हो रहे थे? क्या हुकूमत ने उस हवाले से कोई इकदाम किए हो? किसी को मास्क दिया हो, सोशल डिस्टेंस जो है उसको यकीनी बनाया हो, सैनिटाइज़र वहाँ पे कोई नज़र आपको आया हो? तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही है, और दूसरा जो मौलाना साहब ने आज कहा है कि हम इसको आगे लेके, मामला ये है कि अगर ये आप उसामा साहब समझ रहे हैं ना कि 13 दिसंबर को ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये मामला इससे आगे जाएगा। अच्छा, और हुकूमत अगर इस तरह की बौंगियाँ मारती रहेगी कि पहले इजाज़त नहीं देनी उसके बाद इजाज़त देनी भी है, तो इससे मेरा ख्याल है ज़्यादा अपोजिशन को इसका फ़ायदा होगा, हुकूमत को इससे नुकसान होगा। अच्छा, ये इस तरह की हिकमत अमली अगर दोबारा भी उन्होंने बाबर साहब, आपको क्या लगता है कि अब फजलुर रहमान साहब ने कहा है जी जुमे इतवार को मुल्क गिर एहतजाज होगा, 13 दिसंबर को अब टाकरा होगा, तो ये प्लानिंग है कि अब 13 दिसंबर को जलसा है वो इन्होंने करना ही करना है, और आज तो चलें उस जगह नहीं जा सके, ये घंटा घर में कर लिया, तो लाहौर में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी? देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये कि मौलाना उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया मौलाना ने
उन्होंने कह दिया कि जनाब हफ्ता और जुमे को जो वर्कर हैं वो अपने आप को मोबिलाइज करें, रिचार्ज करें 13 दिसंबर के लिए। तो वो तो एक उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर के लिए तैयारी कर लें। अब जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, जो कि बेसिकली 13 दिसंबर के जलसे की होस्ट है लाहौर में, उनकी तरफ से अभी तक वर्कर्स की मोबिलाइजेशन की कोई कैंपेन मुझे नज़र नहीं आई, बल्कि इन्होंने जितने भी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, PMLN के अंदर जो रिफ्ट है आप ज़रा उसको भी मद्देनज़र रखें। कल शहबाज शरीफ ने मीडिया से जो बात की है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है उनकी, उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जनाब नेशनल डायलॉग होना चाहिए। PDM के हवाले से उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मुझे पहले यहाँ पर से बाहर निकालें फिर मैं बात करूँगा। और दूसरी बात उन्होंने की कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जबकि मरीम नवाज और नवाज शरीफ बड़ा क्लियरली कह चुके कि हमने किसी से डायलॉग नहीं करना, हमसे अदारों से बात करेंगे। बड़ा हमें तो ये एक दोनों के दरमियान एक तजाद आ गया। शहबाज शरीफ जो है नेशनल डायलॉग से मुराद ये कि अपोजिशन पार्टीज और हुकूमत इसके दरमियान डायलॉग होना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान डायलॉग होना चाहिए। जबकि ये कह रहे हैं कि ये हम हुकूमत से बात करेंगे नहीं, हमने सिर्फ अदारों से बात करनी है। एक चीज़, इसका मतलब ये कि शहबाज शरीफ जो है उनका PDM से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली PDM से अपने आप को डिस्टेंस किया है इस स्टेटमेंट के साथ। अब जहाँ तक लाहौर में की बात है, लाहौर में ज़्यादा कंट्रोल जाहिर बात है हमजा शहबाज का है। लाहौर की यूथ को वो देखते रहे हैं, लाहौर की सारी पॉलिटिक्स जो है वो उनके इर्द गिर्द घूमती रही हैं। शहबाज शरीफ का लाहौर की पॉलिटिक्स में बड़ा एक अमल दखल है। दोनों बाप बेटा जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, तो वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में मरीम जो है वो लाहौर की जो PMLN की सारी वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, उनको मोबिलाइज़ करें। अभी तक मरीम इसमें कामयाब नहीं हो सकी, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। अभी तक आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मरीम लाहौर में यूथ को मोबिलाइज नहीं कर सकी, वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं कर सकी। ये एक रियलिटी है। दूसरी बात ये है कि लाहौर में ये जो सोच रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाए, तो मीनार पाकिस्तान को भरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पर मौलाना खादिम रिजवी का जो नमाज जनाजा है, उसके बाद जितनी दुनिया वहाँ पर आई, और एक तारीख़ी जनाजा लाहौर की तारीख के सबसे बड़ा जनाजा हम उसे कह सकते हैं जी, जिसमें 8 लाख लोग थे। वहाँ पर उस मीनार पाकिस्तान को भरना PMLN और PDM के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो लोग थे जो अपना किराया खर्च करके बगैर किसी अरेंजमेंट के आए थे। अब यहाँ पर आज मुल्तान में आप देख लें, इंटीरियर सिंध से बेतहाशा लाहौर से, लोग आए, पंजाब से, फिर यहाँ पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे किए गए, लोग लाए गए। अब इसमें तो जिसका खल साहब ने कहा उसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी नाअहली है। सिंध से बॉर्डर पार करके किसा सिटी दुनिया पंजाब में दाखिल हो गई। पूरे पंजाब में मैंने शहबाज शरीफ के दौर में देखा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट रोक दी जाती थी, कंटेनर लगा दिए जाते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। यहाँ मरीम आज सुबह 8 बजे निकली हैं और जनाब बगैर किसी रोक टोक के वो मुल्तान पहुँच गई हैं। तो एक तरफ तो ये बदनामी भी ली कि कंटेनर लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और दूसरी तरफ जनाब कुछ किया भी नहीं। अब उसमें जाहिर बात है कि जो मैंने आपसे कहा कि KPK से लोग आए हैं, सिंध से आए हैं, पंजाब से हैं, तो ये जितने लोग आए हैं अब ये वापस अगर अल्लाह ना करे अगर ये वापस गए तो कोरोना साथ लेके जाएंगे। और एक तरफ आप सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कोरोना का इंतजाम। मैं अर्ज करूँ कि आज आप उर्दू के अखबारात देख लें और उसमें सिंध हुकूमत की तरफ से जो इश्तिहारात दिए गए हैं फ्रंट पेज पर, मेन पर, सबसे ऊपर, जी ये फेस बात का ज़ामिन ये बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, आप देख लें। उनमें क्या लिखा है कि जनाब जो SOPs पर अमल नहीं करेगा, फासला बरकरार नहीं रखेगा, मास्क नहीं पहनेगा, उसको जुर्माना और सजाएं होंगी। ये सिंध हुकूमत कह रही है। अब क्या ये मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ ये सब चीज़ें हैं जी, जुर्माना होगा, सजाएं होंगी, लिखा हुआ है, आप ये पूरा पढ़ लें। और उसमें भी लिखा है कि जी फासला रखा जाएगा, इकट्ठे नहीं हो सकते लोग। साहब आज के जलसे में खैरपुर, सांगड़, जितना इंटीरियर सिंध था वहाँ से बेताशा काफिले आए हैं। पीपल पार्टी के योम तासीस के लिए बेताशा लोगों को हुकूमत के खर्चे पर भेजा गया है। अब मुझे बताएं कि ये जो सारे लोग आए हैं, ये आपने किसी एक बंदे को मास्क लगाया देखा हुआ है? नहीं, सारे लोगों ने, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। और ये जो कोरोना है, अब ये लास्ट टाइम
हम ये कहते थे कि जनाब तबलीगी इज्तिमा वहाँ से फैला, ईरान से फैला, एयरपोर्ट से फैला, हुकूमत की कोताही थी, और यार उसमें तो इतने लोग थे ही नहीं, कितने लोग होंगे, 7-7 हज़ार। और ये जो काम हो रहा है उसामा साहब, ये तो 22 करोड़ अवाम को कोरोना लगाने वाली बात है कि तमाम इजलास से पूरे पाकिस्तान से आप घेर घेर के लोगों को ला रहे हैं। एक तरफ आप इश्तिहार दे रहे हैं कि जनाब मास्क पहने, आज किसी एक ने मास्क पहना हुआ था, और दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ इस हुकूमत पे। पहली तो बात यह कि गवर्नमेंट अपना नैरेटिव क्लियर करे कि जनाब हमने 22 करोड़ अवाम को बचाना है, कोरोना से बचाना है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी, हमने कौम को कोरोना से बचा लिया, और इस दफा आप जो है आपने लोगों को खुलम खुला अलाउ किया हुआ है। जनाब आप लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस दें, लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट खुद पता नहीं कहां पे सोई पड़ी हुई है। नवाज शरीफ सब नजरियाती हो चुके हैं, ये आपको भी पता है, बाबर डोगर साहब को पता है, पूरी कौम को पता है नजरियाती। जी, ये अभी चंद माह से जब वो मेरा ख्याल है सितंबर के बाद हुए हैं, सितंबर के बाद वो पता नहीं कितनी दफा हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो उनका नजरिया था वो था एंटी भुट्टो। वो आए ही एक काउंटर नैरेटिव पे थे, जो भुट्टोइज्म था या भुट्टो ने जिस तरह उन्होंने पार्टी बनाई सारा। आज उसका यौम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि जनाब आज के दिन पीपल्स पार्टी का वजूद आता है, और उसके बदले में या उसके मुकाबले पे कौन शख्स आया था मैदान में उस वक्त, ज़ियाउल हक साहब ने किसको किया सारा पाला पोसा, जो भी नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद से आज तक 90 की दहाई ले लें, 2018 तक देख लें आप, मेमो गेट देख लें, एक लंबी, मैं उसमें नहीं जाता। आज मरीम साहिबा वहीं पर खड़ी हैं, यौम तासीस में शिरकत कर रही हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं जिए जिए भुट्टो, नारा भुट्टो, और वहाँ पर बिलावल कदम बढ़ाओ बिलावल हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब मरीम समझ रही है कि बिलावल को ही वो सपोर्ट करेंगी अगले इलेक्शंस में, यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो क्या होगा, इस पार्टी का क्या बनेगा नून लीग का? और जो गढ़ समझा जाता था पीपल्स पार्टी ने इसको इस्तेमाल करते हुए एक अपने आप को ऑल्टरनेटिव के तौर नहीं पेश कर दिया कि ये जो नून लीग कहती रही है सब झूठ था हमारे बारे में, हम बुरे लोग नहीं हैं, आओ और दोबारा हमारा साथ दो। देखिए उसामा साहब, जो हुकूमती रुकावटें थी वो तो एक बढ़के थी, वो आपने देख ली। और जिस तरह पूरे सिंध से, KPK से, पूरे पंजाब से लोग गए, लेकिन कोई लाखों का मजमा नहीं था। अगर पीपल्स पार्टी उसको गढ़ समझती है, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने और फंड भी लगाया, सब कुछ किया। नून लीग जिस तरह कहती है, क्लेम करती है कि बहुत ज़्यादा हमने मुल्तान में फ़ंड लगाया, जिस तरह आज मेट्रो की बात की, तो उस हिसाब से तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर तादाद में नहीं थे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इनका कोई नज़रिया, या जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो थे कि एंटी भुट्टो के तौर पर आए थे, देखें कितनी दफ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसमें भी देख लें कि इन्होंने मुआहदा एक दस्तखत किए कि उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब हम साथ साथ होंगे और तीसरी किसी कुव्वत को हमने आने नहीं देना। आप को हमने तंग किया, आपने हमें तंग किया, तो अब ये अवाम बेवकूफ़ हैं तो बारियां हमने बना लें तो किसी को तंग नहीं करेंगे। अब आज जिस तरह यौम तासीस है, और एक इसके अंदर आप बात ज़रा गौर करें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो बड़ी स्मार्टली इस PDM से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकाल रहे हैं, लेकिन फायदा लेकर वो फायदा दे सफाया करवाया पीपल्स पार्टी का यहाँ से। ये तो गढ़ नून लीग का तो बाद में बना, पहले पीपल्स पार्टी का था। ये साउथ पंजाब, मुल्तान, कहते चले सेंट्रल पंजाब और बात है, लेकिन यहाँ से तो वो बदतरीन वक्त में भी कुछ सीटें जीते रहे, और नून लीग ने उनका यहाँ से सफाया किया था। आज पीपल्स पार्टी वही चीज ले रही है। ये इकट्ठे अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं ना। देखें दोनों अपने अबू बचा मुहिम पे लगे हुए हैं, दोनों चाहते हैं कि जरदारी साहब के लिए बिलावल भुट्टो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे बाप जो है उसको केसों की जान छूट जाए। मरियम साहब अपने और अपने वालिद के लिए वो भी कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, तो दोनों का एजेंडा एक है। अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, कोरोना का एक उन्होंने खुद ही कहा था कि मामूली मुझे हुआ है। अब मामूली कोरोना को एक नई उन्होंने टर्म निकाली है, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की थी कि मामूली कोरोना हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स पूरे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मैं वैसे ही प्रिकॉशंस कर रहा हूँ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कर लेते हैं। अब दो चीज़ें इसमें गौर से देखें जी। जो शहबाज शरीफ साहब की, जो अभी डोगर साहब ने बात की, बड़ी अहम है। उन्होंने मरियम साहिबा का जो बयानिया था उसको मुस्तरद करके उसके बिल्कुल उसकी मुखालिफ सिमत पे चले गए। ठीक, शहबाज शरीफ साहब ने PDM से अपने आप को लातल्लक किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दानिस्ता अपनी बेल खुद, उसकी दरख्वास्त वापस लेके वो खुद अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, वरना वो बेल तो उसको नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा ना कि सियासी डायलॉग की बात हो रही। मरियम साहबा ये कहती हैं कि हम हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, हुकूमत को घर भेजे और फौज हमसे बैठ के बात करे।
उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यानी सियासी डायलॉग, मतलब कि सियासी पार्टियों का आपस में डायलॉग होना चाहिए। सही कह रहे हैं। उन्होंने सियासी डायलॉग की बात की है। उन्होंने तो ये कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि एक माशी डायलॉग होना चाहिए, जिस पर मैंने ऑफर की थी, लेकिन हुकूमत ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और अब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग। शहबाज शरीफ साहब इससे बाहर आ गए पीडीएम से। अगली बात आ गई बिलावल साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बहाने उन्होंने क्वेटा में नहीं किया खिताब। उस वक्त तो कोरोना नहीं था, उनको जा सकते थे, आ भी सकते थे वापस, कोई इतनी बड़ी कोई इशू नहीं था। अपने उनके पास जहाज है माशाल्लाह, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे मिल भी जाते हैं उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इससे पीछे हटना, शहबाज शरीफ साहब का इस मूवमेंट का साथ ना होना, तो मैं समझता हूँ इससे आप अंदाजा लगा लें कि पीडीएम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रह जाती है पीछे। अब एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसके ऊपर सारी बैट है। और आप देख लें कि इधर से मरियम साहिबा हैं, वो लीड कर रही हैं नून लीग को, और उधर से जनाब ना जरदारी साहब का आपने कभी स्टेटमेंट इस हवाले से कोई आप देखा होगा, बयान आपकी नज़र से गुजरा है? बिल्कुल सही। बिलावल साहब भी एक हद तक बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप हमें को मौका दे के देखें, हम आपकी ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। यही बात बिलावल साहब भी कह चुके हैं। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ को अप्रिशिएट किया और मौलाना साहब को कहा जी वो बंद गली में ना जाएं, शहबाज शरीफ डायलॉग की बात करें, समझदारी करें। और शेख रशीद साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की और मेरी पार्टी एक है। ये बात भी करके दो बातें बाबर साहब बड़ी जहन में अहम आती हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब ताज़ियत के लिए लोगों से मिल रहे हैं। आज भी हमारे ट्रांसमिशन में नौजवान एहसान साहब थे, एहसान राना, जो राना अफजल साहब के बेटे राना एहसान, वो भी थे, CWC के मेंबर हैं, और वो कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने आज टाइम दिया ताज़ियत के लिए। चौधरी निसार भी पहुँचे हैं। चौधरी निसार वो शख्स जिससे मरियम शदीद नफरत करती हैं, नाम तक सुनना नहीं पसंद करती, नवाज शरीफ साहब नहीं पसंद करते, और चौधरी निसार वाज़ेह स्टेटमेंट मरियम के बारे दे चुके हैं कि मैं इनको लीडर नहीं मान सकता, और पहला बागी वो शख्स था। उनसे मिल रहे हैं शहबाज शरीफ। फिर एक माजी है उनका मुलाकातों का और वो सारा कुछ। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है जुम्मे और इतवार को आप जो है ना ये एहतजाज शुरू कर दें आप। ये तो वो मुझे याद आ रहा है कि जब इन्होंने धरना खत्म किया, कहा जी अब पूरे मुल्क में हम धरने को फहरा लें। याद है आपको कि अब हर शहर में होगा। तो वो जब वो खत्म हुआ था या नाकाम हुआ था, मायूसी हुई थी, तो उन्होंने तो उसके बाद ये जुमला बोला था। कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि आज के बाद मोमेंटम खत्म हो गया? साहब ये वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में जो वर्कर्स हैं मोबिलाइज हों, चार्ज हों, जुम्मे को बाहर निकलें, इतवार को बाहर निकलें, ताकि अगली 13 दिसंबर के लिए वो तैयारी पकड़ रखें। अच्छा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना वो सर वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज चोई निसार से मिले। हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है। ये वो बंदा चोई निसार तो वो है जो जिसकी शक्ल देखना ना मरियम पसंद करती हैं और ना ही नवाज शरीफ करते हैं, और इनमें शदीद इख्तलाफात हैं। और शहबाज शरीफ का उनको जाती उम्र में बुलाना, उनसे बात करना, इवन आपको याद है कि जब कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो उस वक्त भी चोई निसार जो थे उनको नवाज शरीफ ने मना कर दिया था कि वो मुझसे मिलने ना आए। आपको याद होगा उन्होंने चौधरी निसार को मना कर दिया था। तो शहबाज शरीफ से उनका मिलना, शहबाज शरीफ का नेशनल डायलॉग की बात करना, इसका मतलब ये है कि ऐसे मौके पर मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। और जब चौधरी निसार लंदन में थे और वो नवाज शरीफ की इयादत करना चाहते थे, उस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया था कि जी ये मेरे पास ना इसको लेके आए। तो उस बंदे का आज आगे शहबाज शरीफ, इसका मतलब कि शहबाज शरीफ चौधरी निसार के साथ कांटेक्ट में हैं। और इसका मतलब ये भी है कि चौधरी निसार जो है वो जिस सोच के मालिक थे वही सोच शहबाज शरीफ की है कि अदारों के साथ जो टकराव की पॉलिसी थी, चौधरी निसार का इख्तिलाफ क्या था नवाज शरीफ से कि जनाब आपने अपनी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चंद नादान जो दोस्त हैं उनके कहने पर सारी पार्टी का बेड़ा ये सारे को चौधरी निसार टारगेट करते रहे हैं। वही चौधरी निसार जो थे वो शहबाज शरीफ के साथ मिलके अदारों के हेड से बात भी करते रहे हैं कि जो इख्तिलाफात हैं उनको खत्म किया जाए और एक दूसरे के करीब आया जाए। अब चौधरी निसार का शहबाज शरीफ से मिलना, उनके पास आना, उनके साथ बैठ के बात करना, इस चीज़ के क्लियर रिफ्लेक्शन है कि शहबाज शरीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरियम से, नवाज शरीफ से, PDM से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। और फिर नेशनल डायलॉग की बात करना ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। साहब सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि मरियम 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है।
ठीक है। सारी जो जिम्मेदारी है वो मरियम के सर पर है। मरियम लाहौर में वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकेंगी, चार्ज कर सकेंगी ऐसे वक्त में जब पार्टी की मेन लाहौर की लीडरशिप जो है वो उनको हाथ नहीं पकड़ा रही, वो उनसे पीछे हट रही है। ख्वाजा साद कहाँ है, कहाँ पर बाकी सारे लाहौर के लीडरशिप? एक बयान नहीं दिया पीडीएम, लफ्ज तक नहीं बोल रहे पीडीएम। मुझे तो लाहौर की जो मेन लीडरशिप है वो तो कहीं नजर नहीं आई। वो तो मरियम के कहने पे वो नहीं मूव कर रही। लाहौर में वो लोग जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं वो शायद तो कनेक्टेड है हमजा के साथ, वो मरियम के लिए वो उस तरह से वो भी मोबिलाइज नहीं कर रहे। तो मुझे तो ये इतना आसान नहीं लग रहा 13 दिसंबर का जलसा PMLN के लिए। या ये फिर यही है कि मरियम के बाद दूसरा ऑप्शन यही है कि माल रोड पे वो जलसा कर लेंगी, वहां पे दरखास्त दे देंगी, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना इन हालात में बहुत दूर की बात। करल साहब, ये फरमाइए कि ये सलमान शहबाज साहब का फ़ोन गया, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये अखबारात में छप चुका, उनका बयान आ चुका, मीडिया में उन्होंने कहा कि जी हमें वहाँ से फ़ोन आया शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस से कि शहबाज शरीफ साहब से जाकर मिले, और 3 लोग गए थे, उनमें मेरा ख्याल एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर साहब थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 3 लोग। उसके बारे में भी हुई कि जी वो कोई पैगामात थे। तो आज चौधरी निसार वहाँ पर और ताज़ियत अगर कोई कर रहा है तो शहबाज शरीफ से कर रहा है, मरियम साहिबा तो जलसे जुलूस कर रही हैं, तो ये ख़ानदान में क्या चल रहा है? दुख होगा मरियम को, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनकी मसरूफियात, उनका मकसद वो कहीं और देख रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अच्छा, इसमें आज वो फिर जस्टिफाई कर रही हैं, फिर गवर्नमेंट को लताड़ रही है कि जी मुझे 2.5 घंटे तक इसने बताया नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने लोग हैं, किसी ने क्राउड में सारी दुनिया को पता है, चैनल्स पे चल रहा है, हर जगह पे आ गया, नहीं पता चला तो 2.5 घंटे मरियम को पता नहीं चला। और उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है, जो अपनी निदामत को ख़त्म कर रही है कि मैं 2.5 घंटे जलसे में बैठी रही। और अच्छा, एक और उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा जी उस वक्त मेरे वालिद साहब को लहद में उतारने के लिए नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं दिया गया। तो अब तो नवाज शरीफ साहब को दादा को तो अब तो नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं रोका अपनी वालदा को लहद में उतारने के लिए, उनको तो किसी ने रोका। हुकूमत तो उनके लिए कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान वो आए। मरियम ने रोका है, इन्होंने खुद रोका है। मतलब तो आप हुकूमत को कम अज कम इस पे तो ब्लेम नहीं आप कर सकते। हुकूमत ने तो नहीं रोका, अपनी मर्जी से कह रहे थे आए, कोई कतगन नहीं है। अच्छा, ये चाह रहे थे कि जिस तरह से शहबाज शरीफ जेल से पैरोल पे बाहर गए वापस जेल आ जाएंगे, इस तरह के कोई खास पैरोल का इंतजाम किया जाता, कोई अदालती कोई ऐसी इनको गारंटी दी जाती कि मियां साहब आएंगे, दफनाएंगे और उसके बाद वापस जो आप चौधरी निसार की मुलाकात की बात कर रहे हैं, इस पे नवाज शरीफ साहब सख्त बर्मी का इजहार करेंगे। आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि मैं विटनेस हूँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात का, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इवन के उस वक्त जब वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान और फवाद हसन फवाद को इस्तीफ़ा दे के वो घर चले गए थे, कई दिन वो ऑफिस भी नहीं आए थे। उस वक्त मामला था मुशर्रफ के हवाले से, कोई नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थी, उसके हवाले से वो बैकआउट कर गए। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार बीच में गारंटर थे। उसके बाद इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि नवाज शरीफ साहब अपनी कमिटमेंट से फिर गए। वही जो ECL से नाम निकालने की बात, और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब ने फिर नाम निकाला, हुकूमत ने, तब वो बाहर गए। जो मरियम साहब कहती नहीं, अपने वालिद साहब से जाके पूछे कि मुशर्रफ को फरार किसने कराया, मुशर्रफ को रास्ता किसने दिया, सेफ पैसेज किसने दिया, आप ये कह रहे हैं से नाम किसने निकाला? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर मिल रहा है। हाँ जी, मैं बताता हूँ उसकी वजह। यानी पीडीएम नाराजगी के बावजूद सब घर में लोग मोबिलाइज नहीं है, घर में ही नहीं। देखें, आपको मैं बताता हूँ, वाकया बता रहा हूँ कि जब ये सारा मामला हुआ उसके बाद ये रिजाइन भी कर गए, छुट्टी में भी चले गए, सब कुछ हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते रहे नवाज शरीफ साहब को कि चौधरी निसार जो है उससे आप मिलें। नवाज शरीफ साहब का उसके मैं नहीं मिलूंगा। हुआ यह है कि उन्होंने कहा कि मैं जाती उम्रा लेके आना चाहता हूं, तो नवाज शरीफ साहब ने तय कहता खबरदार मेरे पास भी वो लेके उसको आए। नाराज वो था जो अपना फैसला जो तोड़ा था या जो कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे थे, वो नवाज शरीफ थे। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब जाती उम्रा उनको नहीं ला सके थे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने दरमियानी रास्ता निकाला, उनका जी वो मेरे घर में आ रहे हैं तो वहाँ पे आप आ जाएं सरप्राइजिंगली, तो वहाँ पे चलें, कम से कम आप वो एक दफ़ा उस बेचारे की बात तो सुन लें कि वादा आपने तोड़ा है, वादा खिलाफी आपने की है, उसके बावजूद
हमारी हुकूमत की बदनामी हो रही है, वो वज़ीर दाखिला रिजाइन दे के घर छुट्टी पे चले गए। तो नवाज शरीफ साहब जो मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर, वहाँ पे चौधरी निसार से थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुलाकात की थी, जाती उम्रा उन्होंने अलाउ नहीं किया था। अब अगर जाती उम्रा वही चौधरी निसार आता है तो यकीनन नवाज शरीफ साहब नाराज होंगे कि एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, एक मूवमेंट चल रही है और आप बीच में बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इत्तलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब भी ताज़ियत करेंगे शमीम साहिबा की दुनिया से जाने के हवाले से, उनके इंतकाल की, लेकिन शहबाज शरीफ से। तो ये तो फिर कोई डायलॉग की बात आ रही है हुकूमत की तरफ से भी, बाबर साहब इस तरह के इशारे हैं तो इस तरफ कोई बात बनेगी। अगरचे मरियम ये कह रही हैं कि उनकी सारी तकरीर आज मैंने देखी, वो वही बात थी, वो कहती मैं तो इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर तकरीरों में किसी ने सवाल कर दीजिए आप तो सारी तकरीर इमरान खान के बारे में करती हैं। तो आज उन्होंने जो सारी तकरीर की है वो कि कोरोना कुछ नहीं है, ये तो आ गया है, ये चला जाएगा, कोई मसला नहीं, 40 लोग पिछले 24 घंटों में भी दुनिया से चले गए, कोई मसला नहीं, 3,500 लोगों को हो गया, कोई मसला नहीं, ये नहीं, हमने हुकूमत, ये हुकूमत ज़्यादा खतरनाक है, ये कोविड-18 है, कोविड-19 उन नई टर्म निकाल ली है कि जी इसको निकालना है। और पाकिस्तान में ये वबा का तो मसला ही नहीं, लोगों को पता नहीं, वो या तो ऐसे लग रहा है कि वो जहनों से निकालना चाहती है, मास्क मूस, इससे लोग परेशान ना हो। एक तो आए लाहौर के जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा आए, हालांकि लाहौर उन शहरों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा है, 70% जिन शहरों में कोरोना फैला उनमें कराची, लाहौर, पेशावर ये शहर हैं। और पता नहीं वो चाहती हैं कि फैलेगा तो फिर इकोनॉमी नीचे आएगी। जलसों से तो हुकूमत गिर नहीं रही, ना ही आज के जलसे के बाद मुझे लग रहा है कोई हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। तो ये ज़रूर इस तरह से हाथ पांव फूल सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है जी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, दुनिया सराह रही है, भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की अगर मीशत देखें तो निस्बतन बेहतर जा रही है। तो ये हल नज़र आ रहा है उनको कि खुदा न खास्ता इसको फैला दिया जाए वबा को। उसामा साहब, हुकूमत ने लास्ट टाइम जो कोरोना की वबा आई उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और बड़ा इफेक्टिवली उसको कंट्रोल किया। अब आप देखें कि उस वक़्त भी इनका ख्याल था कि मुल्क जो है इसको बंद कर दिया जाए, इनका ख्याल था इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये इकोनॉमी को संभाल नहीं सकेंगे और कोरोना को संभाल नहीं सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हाथ जोड़े थे जी कि जी ये तो मान ही नहीं। अब मुझे एक बात बताएं कि इस दफ़ा जबकि गवर्नमेंट बड़ा टैक्टफुली आगे चल रही है, बड़ी सोच समझ से चल रही है कि इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे और कोरोना जो है उसका भी इलाज साथ चलता रहे और लोग जो मास्क पहने और ज़िंदगी निज़ाम ज़िंदगी जो है उसमें तातुल ना आए जी। लेकिन अपोजिशन जानबूझकर कोरोना को सारे पाकिस्तान में फैलाना चाह रही है। ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। अपना हाल ये कि घर में कोई ताज़ियत करनी है तो ये उनसे मिल नहीं रहे कि कोरोना ना कहीं आ जाए। और पहली दफा वैसे डॉक्टर साहब एक और बात है, दूसरा पहली दफा हुआ कि जनाजे के अंदर भी आपने वहां पे क्लासिफिकेशन कर दी। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में शायद होगा कि जनाजे के अंदर भी कीड़े मकोड़े आम आदमी की अलग-अलग कनाते खड़ी कर देंगी। आपको पता है अशराफिया और आम आदमी के बीच में कनाते खड़ी कर देंगी पहली मर्तबा जनाजे के अंदर भी। नहीं उनका जनाजा पढ़ना क्या उनके जनाजे पढ़ने से कोई कम हो जाना था? कोई नहीं, वो ये है कि ये आप आम आदमी और अशराफिया में फ़र्क तो होना चाहिए ना। वो तो नहीं पसंद करते इन लोगों को। इखलास से नमाज पढ़ते, ज़्यादा खुलूस से, ज़्यादा बेहतर। कभी कनाते लगी देखी है आपने? कभी आज तक डॉक्टर साहब आपने भी जनाजे बड़े बड़े अटेंड हमने भी किए, लेकिन आज तक इस तरह नहीं देखा कम अज कम कि वहाँ पे भी बात ठीक है। ताज़ियत करने वालों के लिए भी ताज़ियत के लिए भी अलाउ नहीं है। आम आदमी है वो ताज़ियत नहीं कर सकता, ताज़ियत सिर्फ वही कर सकता है जिसकी क्लियरेंस आए। मक्कातुल मुकर्रमा में जाएं आप तो सारों का एक उसका तो उसामा साहब कभी ऐसे देखा है कि ताज़ियत करने के लिए लोग जाना चाह रहे हैं कि अल्लाह से आप मांग रहे हैं कि इसकी मग़फ़िरत हो जाए, हम इसकी मग़फ़िरत चाह रहे हैं इसलिए नमाज पढ़ें और इसकी सीटें जाती हैं। अच्छा, जिनके बारे में एनओसी आता है वो ताज़ियत कर सकता है, ये बात के और जो एनओसी नहीं आता वो ताज़ियत भी नहीं कर सकता। ऐसी क्या मतलब ये है आप इतने सिलेक्टिव हैं कि अंदर से पर्चियां जा रही हैं कि इसको अंदर भेज दो, कई बेताशा लोग बेचारे बाहर से वापस जा रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब रस्म कुल जो होगी उसमें से शरीफ फैमिली के लोग शरीक होंगे, कोई और ये तो सर वही टेस्ट वाला मामला है जो पीपल्स पार्टी भी हुआ। और दूसरी तरफ आप इन भेड़ बकरियों आपकी खुशी हो या गमी हो वहां पे भी एसओपीज है, घेर घेर कर जनाब जलसागाह में लेके जा रहे हैं। आज मुझे बताइए कहां पर चीज नहीं है, कहां पर मास्क थे, कहां पर लोगों के लिए सैनिटाइजर थे। सर ये इश्तिहार वापस लेना फिर सिंध हुकूमत के जिसमें कह रहे हैं जी सजाएं देंगे, हम सजा देंगे, लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप देख लें, सजा होगी जनाब, जुर्माने होंगे, ये सिर्फ हुकूमत कह रही है। उसामा साहब
लाहौर का जलसा मरियम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज। आपको नहीं लग रहा कि उस तरह मोबिलाइजेशन? मैं देखें, एक तरफ मोबिलाइजेशन तो चले, अब वो आएंगी, अब वो स्टार्ट करेंगी, वो भी सारा मुझे लग रहा है दारोमदार जो है वो भी मौलाना फजल रहमान पर ही है कि जनाब आप अपने वही वो केपी से नहीं इधर लाहौर में मदरसे हैं उनके माशाल्लाह, लाहौर में भी है, मदीनातुल लेकिन जदीद सर ये जो पंजाब गवर्नमेंट जो है ये जो भंग पी के सोई हुई है ना, भांग से तो उन्होंने तैयार कर लिया धागा। डोगर साहब ऐसी बात ना करें, भांग से तो धागा तैयार हो गया है वो। तो सर मसला ये है कि आपने 4 दिन आपने तमाशा लगाया, आप तनकीद कर देते हैं वसीम अकरम प्लस साहब पर, फिर ये तो गलत बात है ना। एक तरफ वो रोकते हैं तो आप कहते हैं ये मसला है लाहौर में भी मुल्तान की आज जलसा वहां तो नहीं हो सकता। मुल्तान की अवेयरनेस दें, कोरोना के हवाले से अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि कोरोना कितना सीरियस है। सर बता रहे हैं, हुकूमत भी इश्तिहार छाप रही है, जब लोग बुला लेंगे अपने कारकुनों। मुल्तान की एपिसोड लाहौर में रिपीट होनी है जो है उनको बेदखल कर देगी, वरना लाहौर में भी मुल्तान की एपिसोड रिपीट होनी है। 2-3 दिन हुकूमत के वुज़रा बार बार आके बयान देंगे कि हम जलसा नहीं होने देंगे, किसी सूरत अवाम की जिंदगी को खतरे में नहीं डालने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम रोक देंगे, हम नहीं होने देंगे, इजाजत नहीं देंगे, किस सूरत नहीं देंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो वहां पे भी जलसा होगा और वो सारी वायलेशन ये भी हो सकता है स्ट्रेटजी हो कि लोग कम आए कि यार ऐसे ही भगदड़ मचेगी, मसला होगा, पैसे ही कम निकले और जो बहुत करीबी कारकुन हैं वो आ जाएं, तो चलो कुछ मेरा ख्याल है अब हुकूमत को तमाम तर जो है ना अपना फोकस करना चाहिए, जो सलाहियतों को बुरो कर लाए कि अगर आपने उनको इजाजत देनी है, जो कि अल्टीमेटली आपने देनी है, ना भी देंगे तो वो करेंगे, क्योंकि 2-4 दफा हमने देख कराची में जलसा हुआ, उससे ये है कि आप अगर मीनारे पाकिस्तान में करना चाहते हैं, कोयटा हुकूमत कहती है आप वहाँ पे पाइप्स लगाएं, वहाँ पे जलसा गाह में पूरे आपको SOP फॉलो करने के लिए बॉक्सेस बनाएं, पाइप लगाएं, आप उनको सैनिटाइज कराएं, आप उनको मास्क दें, वो प्रॉपर जो SOP फॉलो करने के लिए आप इकदाम अमली तौर पे कर दें। उसके बावजूद वो वायलेशन करने आवाम देख लेगी। लेकिन ये अगर आप बयानबाजी है, अगर आप ये बयानबाजी से अगर उसको बांट दे उस वक्त उस दिन लोगों में, तो फिर सर हर शादी घर के बाहर भी ये लगा लें स्टॉल, फिर हुकूमत हर शादी घर के बाहर लगा ले, हर जो इस तरह का वो तो शादी घर की इंतजामिया को भी चाहिए, हुकूमत करे, शादी घर की इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहां पर भी हुकूमत नाकाम है, फेलियर है। शादी हालों में इन्होंने ये तो कह दिया कि ओपन जगह पे शादियां कर सकते हैं, लेकिन ओपन जगह पे नहीं, हालों में शादियां हो रही हैं और कोई बंदा मास्क नहीं पहन रहा। बड़ा मॉल डॉनमन मॉल उसको उन्होंने बंद किया, सील किया कि जी वहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। पंजाब में क्या कौन सा सर ये इसलिए ना लोग कहेंगे कि भाई आप जल्द से रोकते नहीं है, इसलिए कि वहां पर लोग ताकतवर हैं, अमीर लोग हैं, आपको हम ही लोग मिलते हैं कि जिसका शादी घर है जी उसकी शादी ना हो सके, वो मसले में रहे, बाकी जिनके होटल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर गरीब लोग भी काम करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह लोगों को सेहत दे, उनकी हिफाजत करे, मेरी तो ये दुआ है। लेकिन जो हुकूमत की हरकतें हैं और या जो इस वक्त अपोजिशन की हरकतें हैं, ये तो पूरी साजिश रचाई जा रही है कि पाकिस्तान भर में कोरोना सारी दुनिया से आगे चला जाए। जो हरकतें हो रही हैं अपोजिशन जो है वो डालेगी जी, हुकूमत जो है ये नाकाम है, नाअहल है, ये कंट्रोल नहीं कर सकी, हुकूमत डालेगी अपोजिशन पे, और जो मरेंगे बेचारे वो आप मेरे जैसे कीड़े मकोड़े आम इंसान, जिसके लिए ना हुकूमत सिंसियर है और ना ही अपोजिशन सिंसियर है, जो नजर आ रहा है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा जी कि इदारों की इज्जत होनी चाहिए, इदारों की इज्जत होनी चाहिए। मुझे बताएं, मरियम साहबा कह रही हैं सादिक और अख्तर मैंगल की तकरीर सुने, जिस तरह से उसने इदारों को टारगेट किया, मुझे तो ये लग रहा था कि ये बंदा इंडिया के लिए तकरीर कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए तकरीर नहीं कर रहा है, ये इंडिया के इदारों की बात कर रहा है। जिस तरह से उसने इदारों को लताड़ा, वो तो मुझे लग रहा था अल्लाह ना करे वो तो पता नहीं किसी और के एजेंडे पे, किसी और एजेंडे पे है। वो मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं खड़ा हुआ था, उसको रोका जाना चाहिए था। जिस तरह से ओपनली उसने इदारों को टारगेट किया, जिस तरह से ओपनली उसने जो बातें की हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था इस तरह तो मेरा ख्याल है कि कोई राह के लिए भी बात नहीं करता जिस तरह से वो पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहा था। ये तो सारी जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान की है कि जनाब आप PDM के सदर हैं, आप हेड हैं, आपकी इन दो बातों से मसला हल नहीं होगा। यहाँ तो आप क्लियर कट इन लोगों से अलहदगी इख्तियार करें, इनको साइड पे करें, अच्छा। इनको जलसे में आने से रोकें। आप मोहसिन दावड़ को तो रोक सकते हैं, या अख्तर मैंगल जो है ये जो आगे इस तरह की बातें कर रहा है, मोहसिन दावड़ को इदारों पर हमले की वजह से नहीं रोका गया, वो तो वोट बैंक बनाना का जो है इफेक्ट होता है उससे।
वो ये वजह थी कि वहाँ वही जो पहले कबायली इलाके थे वही वोट बैंक पीटीएम का है, मौलाना साहब समझते हैं कि वहाँ से उन्होंने वोट लेने हैं, तो वो चिमटी चली जा रही है। जिस तरह से वो तो इस तरह से बात कर रहे थे कि जिस तरह से पता नहीं वो जिस इलाके में रहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आज इंडियन जो चैनल्स की मेरे ख्याल हेडलाइन जो होंगी अख्तर मैंगल साहब का बयान, जो बातें उन्होंने की हैं पाकिस्तानी कोई सोच भी नहीं सकता। और शायद इस तरह तो हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं इस तरह तो हमारे इदारों के बारे में वो ज़बान भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हमारे इदारों की ना सिर्फ तस्दीक की शख्सियात की बल्कि जिस तरह कैप को नहीं फौजी एक वर्दी और जो कैप है टोपियों को उन्होंने कहा कि हम टोपियों को उड़ा देंगे। अब अंदाज़ा ये है कि इस हद तक अब बात आप करते हैं कि हम जी अवाम के मसाइल के लिए आते हैं, महंगाई के लिए, बेरोज़गारी के लिए, हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस है उसके लिए, जो हुकूमत नाकाम हो रही उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो ज़बान वो बोल रहे हैं मैंगल साहब। अच्छा, आखिर में मेरे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। असद खरल साहब, अभी मरीम साहबा का बयान ये बोल की स्क्रीन पे भी चल रहा था कि जी ये सादिक और अमीन वाला मामला भी सिलेक्टेड था। अब मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला नहीं, ये तो इनकी पुरानी हिस्ट्री है उसामा साहब। अगर कोर्ट इनकी फेवर में फैसले दे देगा, वो कहते कि नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन है, तो इन्होंने कहना था ये तारीखी फैसला। इससे पाकिस्तान की कोर्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। वो बंदा जो असम्बली में जनाब कहता है कि मैं आपको देता हूँ एसेट्स, वो मरियम नवाज जो कहती है कि जनाब पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी मेरी कोई चीज़ नहीं है, ये किस तरह से सादिक अमीन है? मुझे बता दें। मरियम ये कह रही है कि लंदन फ्लैट से हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, और बाद में वो फ्लैट जो है वो सारे कतरी खत आ जाता है। अब वो कतरी खत आ जाता है उसामा साहब, कौन मानेगा इस कतरी खत की कहानी को? ये इन करतूतों के साथ ये कह रहे हैं कि इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए। नहीं तो इमरान खान साहब ने 40 साल रसीदें नहीं दी, उन्होंने तमाम ट्रांजैक्शन, और फिर ये मुल्क से लूटा तो नहीं। जी पाकिस्तान से लूट के नहीं ले गया, उसके पास इक़्तिदार नहीं था, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हमारे जिस तरह ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर से हमें रेमिटेंस भेजते हैं, वो तो हमारे लिए मोहसन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इमरान खान साहब सब कुछ ठीक है, लाए हैं, अगर इनके पास सबूत है ट्रांजैक्शन तो ये कोर्ट में जाए, उसको चैलेंज करें कोर्ट में जाके। मामला यह 94 लाख शेयर वो सईद बिन असैदी ने खरीदे $6 मिलियन, यानी $60 लाख के। अब नैब ये पूछ रहा है, उनको खत भी लिख दिया नैब ने कि जनाब ये आपने खरीदे $60 लाख के, और उसके बाद मरियम को दे दिए मुफ्त। तो ये मुफ्त को देता है कि 94 लाख, 6 करोड़ नहीं, $60 लाख, $60 लाख। ये पाकिस्तानी पता नहीं कितने 88 करोड़ तो इनके अकाउंट से डिटेल आई है ना। 88 करोड़ एक आ गया, वो जो इनके ट्रांजैक्शन जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, उसके बाद 88 करोड़ भी निकला, 1500 से ज्यादा कनाल जमीन भी उनके नाम निकली। तो ये सारी कहानी किधर से आ गया पैसा? तो वो वही है कि ये पैसा आपस में घुमा रहे थे, किकबैक, करप्शन, लूट मार का पैसा है। ये इस जलसे से क्या फर्क पड़ा है हुकूमत पर? कोई कमजोर हुई हुकूमत? खरल साहब जल्दी से। और फिर कमजोर क्या होना है, वो अपनी भड़ास के तार से निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इससे क्या हुकूमत गिरने वाली बना रहे थे लॉन्ग मार्च, इससे हुकूमत नहीं जा रही, बेफिक्र हो जाए। 2023 तक हुकूमत इसी तरह ही है, आपस में इनके दराड़े हैं, ना बिलावल साथ है, ना बयान आया था बाबा साहब के, शायद यहीं से वो लॉन्ग मार्च शुरू कर दें, तो वो तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि ये मुल्तान में ही हम यहीं से लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे अगर हमें जलसा न करने दिया जाए। मोमेंटम बनता देख रहे हैं आप उसामा साहब। मैं तो बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि अब लाहौर में मेन जलसा होना है, और ये एक बड़ी क्लियर लड़ाई है शहबाज शरीफ और PML और मरियम नवाज की। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी लाइन पहले ही, तो मुझे नहीं लग रहा कि लाहौर में जलसा इतना आसान होगा। ठीक है, हेडलाइंस का वक्त है, कुछ ही देर में आप बोल न्यूज़ पर हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।